गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट क्लास में हम पढ़ रहे थे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यदि हम 8वीं क्लास में अभी ये वाला अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है। और पीछे की जो कक्षा थी उसमें हमने जो मृदा संरक्षण था वो वाला टॉपिक कंप्लीट किया था कि भूमि का जो संरक्षण मृदा का जो संरक्षण है, मिट्टी का जो संरक्षण है वो किस तरह से किया जाए। वो सारी जो विधियां पढ़ी थी हमने वो आपको नोटबुक में करने के लिए मैंने दी थी और वो उपाय हमने पढ़े थे। अब हम भूमि और मृदा वाला अपना जो टॉपिक है वो दोनों हो गए अपने पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे जल। जल देखिए, जल के बारे में आपको बता दूं कि जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति प्रदत्त है। जल जो है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है, पहली बात। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जल सारे जो संसाधन है उनमें, जैसे हमने पढ़ा था कि भूमि श्रेष्ठ संसाधन है, उसी प्रकार जल भी जो है वो श्रेष्ठ संसाधन है। अब हम जल की स्थिति देखते हैं भूमि पर। जैसे हमें ये पता है कि भूमि का जो 3/4 हिस्सा है भूमि का, वो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। इसमें देखिए भूमि के 3/4 हिस्से पर क्या है? पानी है। और 1/4 जो है वो ये भूमि है और 3/4 जो है वो है क्या है? पानी है। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि 29% पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। अब हमें ये बात देखिए कि जो 71% यानी भूमि के 3/4 भाग पर पानी है, उसके बाद में भी पानी की क्या है? नितांत कमी है। कमी हम देखते हैं। अब इनमें हम अगर देखते हैं तो जल के जो प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लवणीय जल, यानी जल के 2 प्रकार है, और एक दूसरा कौन सा होता है? वो होता है अलवणीय जल। लवणीय जल और कौन सा? अलवणीय जल। अब देखिए लवणीय जल की अगर हम बात करते हैं तो लवणीय जल वो होता है जिसमें जो नमक वाला यानी समुद्रों का जो पानी होता है, खारा पानी जो आता है वो लवणीय जल में आता है। अलवणीय जल जो है वो कौन सा है? मीठा जल है। अगर हम बात करते हैं तो भूमि पर जो 97% पानी है वो कौन सा पानी है? वो लवणीय पानी है, यानी खारा पानी है। लवणीय जल है या लवणीय पानी है। और कितने प्रतिशत बच गया? 3% जो जल है वो कौन सा है? अलवणीय है, यानी जो मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है। अब इसमें से भी देखिए कि 97% जो पानी है वो समुद्रों में, महासागरों में है, और 3% जो पानी है वो अलवणीय यानी मीठा पानी, पीने योग्य। अब इनमें से भी अगर हम बात करते हैं तो 2% जो पानी है वो किसके रूप में मिलता है हमें? ग्लेशियर के रूप में, यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 2% जो पानी है वो ग्लेशियर यानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, तो वो पानी तो हमें नदियों के माध्यम से मिलता है। अब बच गया जो पानी, 1% जो पानी है वो पानी कौन सा है? पीने योग्य पानी है। अब ये अगर हम कहें कि 1% ही पानी हमें पीने योग्य मिलता है, क्योंकि 2% तो ग्लेशियर के रूप में है, इसके बाद में 97% हमें लवणीय पानी मिलता है, और जो 3% बचा है उसमें से 2% बर्फ के रूप में है, 1% हमें पीने योग्य कुओं से, तालाबों से, नदियों से, इनसे प्राप्त होता है। तो बात यह कि जो बढ़ती जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ये जो प्राकृतिक संसाधन है जल, ये समस्या बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने पास पीने योग्य पानी की मात्रा वैसे भी कम है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से हम ये कह सकते हैं कि पानी की जो डिमांड है, मांग भी है, वो पूरी बढ़ती जा रही है। आज अगर हम इस स्थिति को देखते हैं कि हम देखते हैं कि गर्मियों में तो जैसे पानी की दिक्कत आती ही आती है, अब तो सर्दियों में भी पानी की दिक्कत देखने को मिलती है कि कई इलाकों में एकदम बिल्कुल भी पानी नहीं है। जो भूमिगत जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है और एकदम खत्म की स्थिति में आ गया है, डार्क जोन घोषित किए गए हैं। और राजस्थान में वैसे भी अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो वहां जल की नितांत कमी है और जल की जो समस्या है वो 12 महीने बनी रहती है। तो ये हमें जल के बारे में पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधन है, साथ ही जो खारा पानी है वो पर्याप्त है, परंतु जो मीठा पानी पीने योग्य है वो पानी अपने को
प्राप्त नहीं हो रहा है, जो शुद्ध पानी है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ती समस्या जो है वो इस समस्या को और बढ़ा रही है, क्योंकि मांग ज्यादा है और पूर्ति क्या है, बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो रही है। तो ये तो हमने जल के लिए देखा कि प्राकृतिक संसाधन है। अब ये जल मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, यानी प्रकृति ही के द्वारा ही प्रदत्त है, तो हमें इसका संरक्षण भी करना होगा। तो आपकी किताब में देखिए जल को लेकर जो बताई गई है जानकारी वो मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। अगर हमने देखा कि घरों में जो नल टपक रहे हैं टप 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 करके, उनमें एक वर्ष में कितने लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर यानी 1200 लीटर जो पानी है वो खराब कर देता है, व्यर्थ कर देता है। तो पानी की कितनी बर्बादी है। इसके साथ साथ 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत थी 3850 घन मीटर और 2000 में ये बढ़कर हो गई है 6000 घन मीटर। यानी 1950 से लेकर अगर हम 2000 के आंकड़े देखें जल को लेकर, खपत को लेकर, तो ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा होता है दुरुपयोग। इसके बाद में मैंने आपको ये बता दिया है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि जो मीठा जल है, मनुष्य के उपयोग का जल है, वो भूमिगत जल नदियों झीलों में हमें प्राप्त होता है। अब आपके देखिए एक क्रियाकलाप में सारणी दी हुई है। देखिए ये सारणी आपकी दी हुई है, इसमें पीने के लिए 3 लीटर प्रतिदिन, खाना बनाने के 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर, कपड़ों के लिए 40 लीटर, बर्तनों के लिए प्रतिदिन 20 लीटर प्रतिदिन की खपत जा रही है, बागवानी के लिए 23 लीटर और कुल मिलाकर 150 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग में आता है। ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, यानी एक जो नागरिक है वो 150 लीटर जल का उपयोग प्रतिदिन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये खपत भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने पास जो अलवणीय जल है, वो हम ये कह सकते हैं अलवणीय जल को लेकर कि ये अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि कबीर इनके दोहे भी तो चलते हैं, रहीम जी के दोहे में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। और इस पानी को लेकर, पानी बचाओ को लेकर काफी अभियान भी जल संरक्षण को लेकर किया जाता है। तो हमारे सारे सामने है, यानी जल सबसे मूल्यवान वस्तु है। कौन सी? अलवणीय जल, जो पीने योग्य है, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पर जल की स्थिति यह है कि न तो ये बढ़ाया जा सकता है, कम तो किया जा सकता है, यानी घटाया तो जा सकता है, हम इसका दुरुपयोग करते तो घट रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ाने का जो अपने पास कृत्रिम उपाय है वो कुछ नहीं है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वाहक की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील है। अब आपको जल चक्रण बताती हूँ। आपको जल चक्रण क्या है? अगर हमने मानव संसाधन वाले में पढ़ा था जल चक्रण वाला, कि जल जो है वो नवीकरणीय, यानी जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय यानी जिनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था कि समुद्र और महासागरों का ये जो पानी है, समुद्र और महासागरों का ये जो पानी है वो भयंकर गर्मी के कारण क्या बनकर उड़ता है? ऊपर वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। ठीक है, ये वाष्प बनकर ऊपर उठेगा और ऊपर ये बादलों के साथ किसकी क्रिया करता है? संघनित होता है। बादलों के साथ संघनन की क्रिया क्या करता है? आरंभ करता है। अब बादलों के साथ संघनन की क्रिया करेगा तो ये बादल इस वाष्प को वाष्प जो बर्फ की बूंदे हैं उसमें परिवर्तित करेंगे और फिर ये बादलों के माध्यम से ये जो जल है, ये जो वाष्प है बर्फ की बूंदों में परिवर्तित, ये वापस हमें किसके रूप में मिल जाता है? ये हमें वापस वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये प्रक्रिया किस तरह से चलती है कि जल जो है वो वाष्पीकृत होकर बादलों के साथ संघनित होता है और फिर बादलों के माध्यम से ये जल हमें पुनः महासागरों में इनमें आ जाता है। तो ये जो जल चक्रण है ये नवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी जो पानी है वो कौन सा संसाधन है? पानी नवीकरणीय संसाधन है, जिनका हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी पुनः प्राप्ति क्या है? संभव
है। पहली बात तो ये जल को लेकर। दूसरी बात देखिए इसमें क्या आती है, तो ये जल चक्रण वाला सिद्धांत आपने समझ लिया। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने धुलाई के लिए करता है वरन उत्पादन के लिए भी करता है। जल खेती में, उद्योगों में, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जल का उपयोग बताइए, तो ये तो हमें जल का पता चल गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि पानी जो है उसका उपयोग क्या है, किस किस उपयोग में आता है। तो आपको नॉर्मली अगर जल का उपयोग पूछे तो देखिए जल का उपयोग बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं, आपसे साधारण पूछो कि बताओ पानी के उपयोग बताओ, तो पानी के बहुत सारे उपयोग है। अभी मैंने बताया खाना बनाने में आता है, कपड़े धोने में आता है, बर्तन मांजने में आता है, पीने के लिए आता है और सिंचाई के लिए आता है। साथ ही बिजली निर्माण में भी बहुत उपयोगी है। हम बात करते हैं विद्युत निर्माण की, तो जल के माध्यम से किसका निर्माण हो रहा है, विद्युत। विद्युत का मतलब क्या होता है, बिजली, यानी पानी के माध्यम से अब बिजली भी बनाई जा रही है। जो समुद्र और महासागरों के ऊपर क्या है बांध बनाए जाते हैं, उसके बाद में उन पर बांधों के पास विद्युत ग्रह स्थापित किए जाते हैं और टरबाइन के माध्यम से क्या किया जाता है, बिजली निर्माण किया जाता है। तो जल का जो उपयोग है वो हम सभी में करते हैं, खाना पीना, कपड़े धोना, सिंचाई, उद्योगों में और बिजली बनाने में भी इसका क्या होता है, उद्योगों में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। उद्योगों में उत्पादन जो प्रक्रिया है, वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया है, उसको संचालित करता है। तो उत्पादन ये प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। अगर आपको जनरली जल के उपयोग पूछे तो आप सारे उपयोग लिखो अपने, कि हम किस किस काम में पानी को घर पर लेते हैं, वो वाले काम तो आ जाएंगे। साथ ही बिजली बनाने और औद्योगिक प्रक्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ये तो हमने जल के उपयोग देखे। अब देखिए जल जो है वो वर्तमान में समस्या भी, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, जल की कमी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही है। इसका मुख्य देखिए कारण क्या है, जल की कमी। जल की कमी के दुष्परिणाम, यानी पानी की कमी के अपने को दुष्परिणाम क्या भुगतने पड़ेंगे, कि भविष्य में अपने पास जल जो है वो बनाया नहीं जा सकता, यानी कृत्रिम संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति प्रदत्त है। तो अगर ये लवणीय जो जल है उसको तो फिर प्रक्रिया में लाया जाएगा कि उसको अलवणीय जल में परिवर्तित करे, परंतु अपने पास ये जो श्रेष्ठ मीठा पानी बचा हुआ है अवलवणीय जल, ये अगर धीरे धीरे खत्म होता है तो इसके दुष्परिणाम अपने को भविष्य में देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। परंतु वर्तमान में अगर हम देखते हैं जल की कमी के कारण, यहाँ जल की कमी के दुष्परिणाम के साथ हम क्या करते हैं कि कारण बताइए। आपसे पूछे कि जल की कमी के कोई कारण बता दो, तो आप क्या बताओगे, जल की कमी के मुख्य कारण क्या है, जल स्रोतों का सूखना। जल स्रोतों का सूखना। आज हम देखते हैं कि जो परंपरागत जल स्रोत है, जिसमें बावड़ी है, टांका है, खड़ीन है, तालाब है, ये क्या है, सूखने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि इनकी देखरेख नहीं की जा रही है। परंपरागत जल स्रोत जिसे राजा महाराजाओं के द्वारा, सेठ साहूकारों के द्वारा बनाया गया था, वर्तमान में दुर्दशा के कारण ये सूखने की कगार पर है और इनमें जो पानी इकट्ठा होता है वो सूख गया। तो उसकी मतलब जो पानी पहले काम आता था इन जल स्रोतों के माध्यम से, अब वो सूखने के कारण काम में नहीं आ रहा है। तो जल स्रोतों का सूखना या सूख जाना। तो दूसरा कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या। वो तो है ही मुख्य कारण, यानी जनसंख्या जिस तीव्रता से बढ़ रही है उस तीव्रता के आधार पर हम कह सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या इसका मुख्य कारण है। अगर हम चौथा पॉइंट देखें इसका, तो इसका कारण है और बढ़ता नगरीकरण। बढ़ता नगरीकरण किस प्रकार से, क्योंकि गांव के लोग धीरे धीरे किस ओर जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए, साधन के, स्वास्थ्य के लिए, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए गांव के जो लोग हैं वो धीरे धीरे शहरों की ओर जा रहे हैं और जिसकी वजह से शहर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, शहरों का आकार बढ़ता है, नगरों का आकार बढ़ता जा रहा है। और इससे क्या होगा भाई, ज्यादा नगरीकरण ज्यादा होगा तो जल की खपत ज्यादा होगी, जल की ज्यादा मांग होगी, जल की मांग होगी तो इसकी तुरंत कमी आ जाएगी।
तो बढ़ता नगरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, जल स्रोतों का सूखना, इसके साथ साथ है भोजन और नकदी फसलों की मांग, यानी बढ़ता औद्योगिकरण भी इसका मुख्य कारण है। बढ़ता औद्योगिक कारण। तो अपन लोगों ने ये 4 पॉइंट देखे। आपके पास प्रश्न आ सकता है कि जल की कमी के कारण बताइए। तो देखिए, जल की कमी के यही कारण है कि परंपरागत जल स्रोतों का सूख जाना, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता नगरीकरण और उद्योगों का बढ़ता विकास। क्योंकि उद्योग जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो उनके लिए पानी की मांग भी ज्यादा बढ़ेगी, पानी की मांग ज्यादा बढ़ेगी तो ये पानी की कमी का मुख्य कारण भी बन जाएगा। तो ये आपको गृह कार्य के रूप में, जल की कमी के कारण ये आपको गृह कार्य के रूप में करना है। आपको मैं बीच में गृह कार्य दे रही हूँ टॉपिक के बीच में चलते हुए, तो आपको ये करना है। इसके बाद में हम अगला पॉइंट इसका देखते हैं कि जल उपलब्धता की समस्याएं, यानी ये तो जल की कमी के कारण देखिए अपन लोगों ने। अब जल हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है, और जो वैश्विक स्थिति है जल को लेकर, पानी को लेकर, वो देखिए क्या है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश देखते हैं हम कौन से ऐसे विश्व में देश है जिनमें पानी की कमी है, पानी की कमी को वो झेल रहे हैं। इनमें अफ्रीका आता है, पश्चिमी एशिया आता है, दक्षिणी एशिया आता है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको आता है, दक्षिणी अमेरिका के भाग और पूरा ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की समस्या का सामना कर रहा है, यानी यहाँ पर पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है, यानी जहां सूखे के हालात बनते रहते हैं। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, यानी इनमें जल के भरने की, यानी जलों को इकट्ठा करने की, या हम कह सकते हैं कि इनके पास जो जल संरक्षण की विधि है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से इनको सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अगर आपको हम ये कहते हैं कि जल का अभाव क्यों होता है, तो एक प्रश्न उठा दे अगला कि बताइए जल के अभाव का कारण क्या है। तो मुख्य बात है जल के अभाव के कारण कि जल का हम संरक्षण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जल को हम सही तरीके से उचित विधियों के माध्यम से बचा ही नहीं पा रहे हैं। तो हम देखते हैं बारिश में कितना पानी गिरता है, आकाश में खूब तेज घनघोर बारिश होती है, तो जो पानी है जिसका हमें संरक्षण करना चाहिए, जो मीठा जल है, पीने योग्य जल है, वो पानी भी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अपने पास जल को बचाने की उचित विधियां ही नहीं है। और इन विधियों के अभाव के कारण हम जल का उचित तरीके से संरक्षण नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि जल स्रोत जो है, जैसे नदियां हम देखते हैं, तालाब हम देखते हैं, बावड़ी हम देखते हैं, इसके बाद और भी जो जल स्रोत है, नदियों की स्थिति हम देखते हैं, नदियों से मीठा पानी मिलता है, उनकी अगर स्थिति देखते हैं तो वो प्रदूषण के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, यानी प्रदूषित हो गई है नदियों का जल भी, क्योंकि नदियों के तटों पर बहुत सारे कारखाने खुल गए हैं और कारखानों का जो गंदा पानी है वो उसमें डाला जाता है। शहर जो है, जो शहर नदियों के आसपास किनारे पर बसे हुए हैं, उनका जो सारा प्रदूषित मल उसमें बहाया जाता है नदियों में, तो वो जो जल गंदा पानी है नदियों का, वो पीने योग्य नहीं रहता है। और पीने योग्य नहीं रहने से अपने पास जो मीठे जल का एकमात्र स्रोत नदी भी है, वो भी क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो अगर हम ये देखते हैं कि जल अभाव के कारण, यानी प्रश्न हम यहाँ पर उठाए जलाभाव, जलाभाव का मतलब होता है जल का अभाव, जलाभाव के कारण। तो दो कारण हम देखते हैं जलाभाव के। पहला जो कारण है वो क्या है, जल संरक्षण की उचित विधियों का न होना। विधि का मतलब होता है तरीकों का न होना, उचित विधियों का न होना, विधियों का न होना। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो वो है जल स्रोतों का दूषित होना, जल स्रोतों का प्रदूषित होना या दूषित होना एक ही बात है, प्रदूषित होना। तो ये देखिए अपने पास जलाभाव के कारण आते हैं, यानी जल की कमी के कारण भी आते हैं। वो कारण मैंने आपको बताया नगरीकरण, लेकिन ये जो दो ठोस है ये वैश्विक है। जलाभाव, जल की कमी के कारण अपन लोगों ने पीछे पॉइंट देखा था, वो भी यही है और ये भी यही है जलाभाव के कारण, परंतु वो हमने अपने भारत में देखा था। और ये जो जलाभाव है ये विश्व स्तर पर है,
विश्व स्तर की बात करते हैं अपन लोग, ये जलाभाव के कारण विश्व स्तर पर है कि उचित विधियां नहीं है और जो जल स्रोत है वो निरंतर प्रदूषित होते जा रहे हैं, ये है। तो आपको ये अपनी नोटबुक में करना है, जलाभाव के कारण, जल की कमी के कारण विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। आगे आने वाली कक्षा में हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।